का कोई भी विकल्प नहीं है। न इसराइल और अमेरिका दूसरा विकल्प बना पाए। जैसे इराक और सीरिया में झट से इसराइल और अमेरिका ने एक नया विकल्प खड़ा कर दिया। जिस हमास को मिटाने की कस्में इसराइल खाता रहा, उसी हमास से उसे समझौता करना पड़ा है। आप कल्पना कीजिए, जब इसराइल की सेना गजा से लौट रही होगी, फिलिस्तीन के लोग अपने घरों की तलाश में उस गजा में लौट रहे होंगे जो अब मलबों के ढेर में बदल चुका है। तो यह किसकी जीत का दृश्य होगा और किसकी हार का? जब इसराइल की जेलों से आज़ाद होकर हजारों फिलिस्तीनी जीत का निशान दिखाते हुए गजा जाएंगे, तब यह किसकी जीत होगी? आपको याद होगा, हमास के पूर्व चीफ यहया सिनावर ने यही किया था। इसराइल को मजबूर कर दिया था कि वह अपनी जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा करे। इसराइल उस अपमान को नहीं भूल पाया, बल्कि उसे अब भी याद दिलाया जा रहा है। इसराइल ने बेशक हमास के सारे बड़े नेताओं को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी इसराइल को हमास से ही समझौता करना पड़ा है। लाखों टन बम गिराने के बाद भी हमास ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि इसराइल को हमास से समझौता करना पड़ा। यह जरूर एक बड़ा सवाल है कि हमास ने फिर क्यों भरोसा किया। इस समय तो यही दिख रहा है कि गजा में इसराइल का कोई भी मकसद पूरा नहीं हो रहा। लेकिन याद रखिएगा, इसराइल केवल गजा की तरफ देखकर युद्ध नहीं कर रहा था। उसका हासिल भले गजा में ना दिखे, लेकिन यमन, सीरिया, लेबनान और ईरान की तरफ देखने से इसराइल का मकसद और उस दिशा में उसकी कामयाबी का चेहरा दिखाई पड़ जाता है। हमास और इसराइल के बीच का समझौता किसी की खुशी या किसी की जीत की खबर नहीं। इस पूरे युद्ध में मानवता की हार इतनी बड़ी है कि कोई युद्ध विराम, कोई समझौता किसी की जीत बन ही नहीं सकता। इन दोनों की जीत तो बिल्कुल नहीं, ट्रंप की ना बाइडेन की। बाइडेन अपनी टीम को श्रेय दे रहे हैं और ट्रंप इसका श्रेय खुद ले रहे हैं। बाइडेन की टीम कह रही है कि यह उनके कार्यकाल की सबसे मुश्किल कूटनीतिक सफलता है, तो ट्रंप की टीम कह रही है कि सबसे आसान काम था उनके लिए। बाइडेन को 1 साल से ज्यादा वक्त लगा, तो ट्रंप ने 1 दिन में हासिल कर लिया। ट्रंप के कारण भले ही इसराइल रुक गया है, लेकिन मध्य पूर्व और खासकर गजा में इसराइल की क्या भूमिका होगी, हमास की क्या होगी, क्या इसराइल फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे देगा, क्या पहले से अधिक फिलिस्तीन को आज़ादी दे दी जाएगी, इन सब पैमानों पर ट्रंप का इम्तहान अभी बाकी है। याद रखा जाना चाहिए, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जेरूसलम को दूसरी राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। गजा में इसराइल के दखल को मजबूत ही किया। अक्टूबर में चुनावों के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनके दफ्तर में आने से पहले गजा में युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। टाइमिंग देखिए कि ट्रंप के दफ्तर में आने के चंद घंटे पहले गजा में युद्ध समाप्त होने जा रहा है। अमेरिका और इसराइल की मिलीभगत की टाइमिंग का श्रेय अगर आप ट्रंप को देना चाहें या बाइडेन को, इससे गजा की हालत पर कोई खास असर नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि युद्ध रुकने जा रहा है। Before I begin, let me speak to important news from earlier today. After 8 months of non-stop negotiation, my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. यह समझौता राहत की बात तो है, मगर इसमें किसी की कामयाबी नहीं। जितनी शर्मनाक बमबारी थी, उससे भी शर्मनाक है ये कामयाबी। वही अमेरिका क्रेडिट ले रहा है जिसने संयुक्त राष्ट्र में बार बार इसराइल के खिलाफ लाए गए युद्ध विराम से लेकर तमाम प्रस्तावों पर वोट किया, पास नहीं होने दिया। बाइडेन के दौर में ही अमेरिका ने इसराइल को हथियार दिए, अरबों डॉलर का धन दिया, इसराइल के भयानक हमलों को आत्मरक्षा बताकर मान्यता दी। अब वही बाइडेन श्रेय ले रहे हैं कि समझौता करा दिया, शांति ले आए। नेतन्याहू को वॉशिंगटन बुलाया गया। उनके स्वागत में अमेरिका के क्या रिपब्लिकन, क्या डेमोक्रेट, सारे सांसद खड़े होकर तालियां बजाते रहे। आज वही अमेरिका कह रहा है कि इस राष्ट्रपति ने तो, उस राष्ट्रपति ने तो समझौता करा दिया। जिस हमास को आतंकी बताते रहे, उससे समझौते को विश्व विजय के रूप में दिखा रहे हैं। नई रिपोर्ट आई है कि कमला हैरिस के खिलाफ वोट इसलिए भी पड़ा कि गजा में इसराइल का नरसंहार नहीं रुका। अपनी सरकार को हराकर बाइडेन किस विश्व विजय का दावा कर रहे हैं।
यह समझौता महत्वपूर्ण तो है। इसे लेकर यह देखा जाएगा कि इस्राएल को तत्काल क्या नुकसान हुआ और इसके बदले भविष्य में उसे क्या फायदा होने जा रहा है। इस्राएल का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। एक सवाल यह भी है कि इस्राएल ने गजा में क्या किया है। इसकी जानकारी तो है मगर पूरी नहीं। क्या अब दुनिया भर के पत्रकारों को गजा में जाने दिया जाएगा? यह रिकॉर्ड पर है कि इस्राएल ने 4000 पत्रकारों को गजा में जाने नहीं दिया। गजा में इंटरनेट बंद कर दिया गया। बिसान गजा की आवाज बन गई। उनके कई साथी पत्रकार मार दिए गए, लेकिन बिसान ने अपनी रिपोर्टिंग उस हालत में भी जारी रखी। बिसान का एक बयान उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला गया है जिसमें वे कह रही हैं कि 467वां दिन है, मैं अभी तक जिंदा हूं। लोग सीज फायर की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, हताश हैं, घायल हैं, थक चुके हैं मगर खड़े हैं। ये याद रखिए कि सीज फायर की घोषणा गजा और फिलिस्तीन के नरसंहार के अंत की घोषणा नहीं है। 2 चरणों में सीज फायर होगा। पहले वाला अस्थायी है, दूसरे के अंत के बाद हो सकता है युद्ध खत्म हो जाए, पर लोगों में उम्मीद है कि किसी तरह से यह किलिंग मशीन रुक जाए। मगर यह फिलिस्तीनी लोगों की अंतिम मांग नहीं है। हम बस उम्मीद करते हैं कि यह हमारी आजादी की ओर पहला कदम होगा। गजा को केवल बमबारी रुकने का नहीं बल्कि फिलिस्तीन की आजादी का भी इंतजार है। बिसान बता रही हैं कि समझौते की खबर आने के बाद भी लोग मारे गए हैं। वे अपने वीडियो में गजा के लोगों के झूमने की तस्वीर दिखाती हैं। लोग खुश हैं। कबीर की पंक्तियां याद आ रही हैं, साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरें पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं वैद और रोगी। कातिलों ने ऐलान किया है कि अब हम कत्ल नहीं करेंगे। हमने कत्लेआम रोकने की डील कर ली है। हम पहले भी रोक सकते थे मगर हमसे कत्लेआम रुक नहीं रहा था। अगर किसी को श्रेय देना है तो दीजिए दक्षिण अफ्रीका को और उसके राष्ट्रपति को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इस्राएल के खिलाफ मुकदमा दायर किया। श्रेय देना है तो आयरलैंड, स्पेन, बोलिविया, वेनेजुएला जैसे देशों को दीजिए, जिन्होंने इस्राएल के अपराधों को बहुत पहले पहचान लिया और नेतन्याहू के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश के बाद आज नेतन्याहू 120 से अधिक देशों में गिरफ्तार किए जा सकते हैं। याद रहे कि अदालत के इस आदेश की अमेरिका ने निंदा की थी। इनमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं है। वैसे भारत के अखबारों में युद्ध वही रुकवा रहे थे। कितनी हेडलाइन छप गई मोदी जी को लेकर कि यूक्रेन रूस से लेकर इस्राएल के हमले को रुकवाने में लगे हैं, इनकी भी भूमिका है। लेकिन जब समझौते की खबर आई तो ना उनके नाम की चर्चा है न भारत की। अमेरिका के बयान में तो है भी नहीं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी अपने बयान में भारत और प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया, जबकि यहां का गोदी मीडिया आपको टहला रहा था मोदी जी वॉर रुकवा रहे हैं। बाइडेन कह रहे हैं उन्होंने 31 मई 2024 को ही प्लान तैयार कर लिया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भी मंजूरी दी थी। इस दौरान 10,000 से अधिक लोग मारे गए, यह भी याद रखिए। इन 7-8 महीनों में यह प्लान क्यों नहीं सफल हुआ, क्यों नहीं लागू किया गया? किसी के पास ठोस जवाब नहीं, सिवाय इसके कि अब बाइडेन की विदाई हो रही है, ट्रंप का आगमन हो रहा है। ट्रंप ने चुनावों के दौरान ही कह दिया था आने के पहले युद्ध रुक जाना चाहिए। वैसे ट्रंप और बाइडेन के बीच इस्राएल को लेकर खास अंतर नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं 7-8 महीनों से काम कर रहे हैं, और इधर इस्राएल के मंत्री बेन ग्विर कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार समझौते की कोशिशों को नाकाम कर दिया। एक मंत्री खुलेआम कह रहा है उसने डील रोक दी। बाइडेन कह रहे हैं वे डील को लागू करने के लिए काम कर रहे थे। क्या यह मंत्री बाइडेन से भी ताकतवर हो गया था? गार्डियन की रिपोर्ट में लिखा है कि बेन ग्विर को भी युद्ध विराम स्वीकार करना पड़ गया है, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों से ट्विटर पर कहा है कि उनकी पार्टी ने युद्ध विराम की एक डील को कई बार रोकने में कामयाबी पाई थी। इस बीच रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू के दफ्तर के अनुसार इस्राएली कैबिनेट तब तक युद्ध विराम पर राजी नहीं होगा जब तक हमास अपने लिए छूट पाने की कोशिशें बंद नहीं करता है। नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि हमास कुछ शर्तों पर पीछे हट सकता है ताकि उसे समझौते में कुछ छूट मिल सके। इस्राएली कैबिनेट इस मुद्दे पर तब तक बैठक नहीं करेगी जब तक मध्यस्थता कराने वाले देश यह साफ नहीं करते कि हमास ने सभी शर्तें मान ली हैं। इन बातों से यही लगता है कि समझौते को लेकर अभी बहुत सारी अड़चनें हैं, लेकिन इसका क्या कीजिएगा कि बाइडेन और ट्रंप ने अभी से ही
अपना क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। इसराइल ने जब हमास के नाम पर गजा पर हमला किया तब भारत के दक्षिणपंथी भी उत्साहित हो गए। इसराइल उनका आदर्श बन गया, लेकिन 15 महीने तक सघन बमबारी के बाद भी वह हमास से जीत नहीं सका। उसे उसी हमास से समझौता करना पड़ रहा है। भारत के दक्षिणपंथी फिर भी इसराइल के साथ ही रहेंगे, लेकिन कभी खुद को नहीं समझा पाएंगे कि उनका आदर्श देश इसराइल आतंकी संगठन से समझौता कैसे कर सकता है। लेकिन हमास और इसराइल की नजर से देखिए, इसराइल ने कई बार कहा है कि हमास आतंकी संगठन है, जड़ से मिटा देंगे। इसराइल ने हमास के नेताओं को खत्म भी कर दिया, फिर भी वह हमास का विकल्प नहीं बना पाया। उसे हमास से ही समझौता करना पड़ा। आखिर इसराइल ने हमास के नाम पर गजा को तबाह कर क्या हासिल किया, भविष्य का हम नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है कि अभी तक समझौते के जितने भी प्रयास हो रहे थे उनमें जोर यही था कि हमास शर्तों को स्वीकार करे। एक तरफा इसराइल भारी पड़ता दिख रहा था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने कार्यभार संभाला नहीं कि इसराइल और हमास दोनों ने शर्तें मान ली। गार्डियन की यह खबर देखिए, इससे पता चलता है कि ट्रंप का दबाव इसराइल पर बहुत ज्यादा पड़ा। खबर में छपा है कि इसराइल में छुट्टी के दिन ट्रंप के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ ने नेतन्याहू के अधिकारियों को फोन किया और कहा कि मैं इसराइल आकर नेतन्याहू से मिलना चाहता हूं। नेतन्याहू के दफ्तर ने जब कहा कि छुट्टी के बाद मिलते हैं तो विटकॉफ ने मना कर दिया, कहा कि आप कल सुबह ही मिलिए। रिपोर्ट में लिखा है यह मीटिंग तनावपूर्ण थी। विटकॉफ ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि ट्रंप इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम होना चाहिए। इससे अंदाजा मिलता है कि इस बार दबाव हमास पर ही नहीं, इसराइल पर भी पड़ा। टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार में अरब अधिकारियों का बयान छपा है कि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने एक ही मीटिंग में नेतन्याहू के रुख को इतना बदल दिया जितना बाइडन एक साल में भी नहीं कर सके। हारेत्स अखबार ने लिखा है कि ट्रंप के दूत ने नेतन्याहू को ऐसा प्लान स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जिसे उन्होंने बार बार नकारा है। अखबारों की हेडलाइन यही कह रही है कि ट्रंप के दूत ने नेतन्याहू को मजबूर कर दिया। जो नेतन्याहू बाइडन के सामने नहीं झुके वो ट्रंप के सामने झुक गए। फिर भी एक सवाल तो है कि इतने महीनों तक बमबारी करने के बाद, अपनी सेना को गजा के भीतर भेज देने के बाद, चप्पे चप्पे पर कब्जा कर लेने के बाद भी इसराइल बंधकों तक क्यों नहीं पहुंच सका? पेजर में धमाका करता रहा, यहया सिनवार, हसन नसरल्लाह, इस्माइल हनिये को मारकर अपना सीना फुलाता रहा, लेकिन बंधकों तक इसराइल नहीं पहुंच सका, जबकि उसके खुफिया तंत्र का दुनिया लोहा मानती है। अब उसी हमास से समझौता करने के बाद इसराइल की सेना गजा से लौटेगी। मीडिया में ही खबरें छपी हैं कि युद्ध पर इसराइल के 60 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। उसका पर्यटन उद्योग बर्बाद हो गया है। हजारों कंपनियां बंद हो गईं और बंदी के कगार पर पहुंच गई हैं। इतना सब करने के बाद इसराइल वहीं पहुंचा कि बंधकों की रिहाई के लिए हमास से समझौता करना पड़ा। हमास ने कहा है कि कतर की राजधानी दोहा में जो डील हुई है उसमें फिलिस्तीनी गुटों की सभी शर्तों को मान लिया गया है।